हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में सामाजिक समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बुढ़ापा आते ही मनुष्य के स्वभाव में बचपन के गुण आने लगते हैं। बूढ़ी काकी कहानी में भी काकी के आचरण में इसके लक्षण थे। इस कहानी में लेखक ने वृद्ध जनों के प्रति समाज में उपेक्षा की पनपती समस्या को स्वाभाविक ढंग से चित्रित किया है। लेखक ने बूढ़ी काकी के माध्यम से समाज में वृद्धों के प्रति होने वाले उपेक्षापूर्ण व्यवहार को अपनी कहानी के माध्यम से उठाया है। इस कहानी में पंडित बुद्धिराम जैसे लालची लोग मीठी मीठी बातों में बहला फुसलाकर बूढ़ों से उनकी संपत्ति अपने नाम तो करवा लेते हैं और धीरे धीरे अपना घिनौना रूप उन्हें दिखाने लगते हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी कहानी की समीक्षा पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं बूढ़ी काकी कहानी की समीक्षा। आधुनिक हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी मानवीय करुणा की भावना से ओतप्रोत कहानी है। इसमें लेखक ने बूढ़ी काकी के माध्यम से समाज में परिवारों की उस समस्या को उठाया है जहां वृद्ध लोगों से उनकी संपत्ति तो लोग अपनी नाम करा लेते हैं, लेकिन बाद में उनकी उपेक्षा करने लगते हैं, उन्हें धीरे धीरे अपमानित करने लगते हैं और कई घरों में तो उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं देते। इस कहानी में सामाजिक यथार्थ के माध्यम से प्रेमचंद ने मनुष्य की स्वार्थी भावनाओं का घृणित एवं विभत्स रूप चित्रित किया है। दोस्तों, साहित्य समीक्षकों ने कहानी कला के जो 6 तत्व बताए हैं, उनके आधार पर हम इस कहानी की समीक्षा करते हैं। पहले वे 6 तत्व जान लेते हैं। पहला है कथानक एवं कथानक या कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, फिर है देश काल या वातावरण, और पांचवा है भाषा शैली, और छठा और अंतिम है उद्देश्य। तो चलिए इनके आधार पर हम इस कहानी की समीक्षा करते हैं। सबसे पहले हम इस कहानी की कथा वस्तु यानी कि कथानक को जानते हैं। यह कथानक जो होता है वो किसी भी कहानी का मूल तत्व माना गया है, क्योंकि इसके अभाव में तो कहानी लिखी ही नहीं जा सकती। और यह ठीक है कि कहानी या का कथानक अन्य गद्य विधा उपन्यास के कथानक की अपेक्षा संक्षिप्त होता है, क्योंकि कहानी उपन्यास की अपेक्षा होती भी तो छोटी है और उसके पात्रों की भी संख्या उसमें कम होती है, लेकिन उसकी मौलिक प्रस्तुति एवं शिल्पगत नवीनता पाठक के मन में जिज्ञासा और कौतूहल की भावना जगाने में सक्षम होती है। जिस कहानी का कथानक ऐसा होता है वही कहानी एक सफल कहानी होती है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी बूढ़ी कहानी काकी का कथानक सामाजिक समस्या पर केंद्रित होते हुए भी रोचक, जिज्ञासापूर्ण और करुणामय से परिपूर्ण है। कहानी जो हमने ये बूढ़ी काकी है, इसमें कहानीकार ने बूढ़ी काकी के माध्यम से कथानक का सृजन करते हुए मानव की स्वार्थी और कृतघ्नतापूर्ण मानसिकता का चित्रण किया है। इस कहानी में पंडित बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा के घृणित व्यवहार का वर्णन कर लेखक बूढ़ी काकी के प्रति सहानुभूति पैदा करने में सफल भी रहते हैं। साथ ही उनकी लाडली को बुढ़िया के प्रति सहानुभूति रखने वाली बताकर कहानी को एक पक्षीय भी नहीं होने देते हैं। बूढ़ी काकी कहानी में जीभ के स्वाद के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं थी। उन्हें, बूढ़ी काकी को विधवा हुए 5 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है और जो उनके जवान बेटे वे हैं वो भी समय से पहले मर चुके हैं और अब इस संसार में पंडित बुद्धिराम के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिसे बूढ़ी काकी अपने कह सके। पंडित बुद्धिराम द्वारा समारोह में खाना ना दिए जाने पर वह मजबूरी में जूठन खाती है। जो बूढ़ी काकी होती है, उस पंडित बुद्धिराम के बेटे की सगाई के समय पंडित बुद्धिराम उनको एक कोठरी में बंद कर देते हैं और जब पकवानों की खुशबू उनके पास पहुंचती है तो उनका जी ललचाता है। उधर उन्हें काफी तेज भूख लगने लगती है, लेकिन वो उन्हें खाना नहीं देते।
अंत में बेचारी बूढ़ी काकी परेशान हो जाती है और जहां वो बाहर झूठे पत्तल फेंके जाते हैं, वहां जाकर उन झूठे पत्तलों में से झूठन खाने लग जाती है। दोस्तों, जब वो झूठन खा रही थी, पत्तलों को चाट ले रही थी, उसी समय पंडित बुद्धिराम की पत्नी रूपा वहां आ जाती है और उन्हें ऐसा करते हुए देखकर आत्मग्लानि से भर जाती है, क्योंकि रूपा जो है वो ईश्वर में विश्वास रखने वाली है और उसे लगता है कि बुरे कर्मों की सजा जो भगवान है उसे देगा। इसलिए वो बूढ़ी काकी से क्षमा याचना करती है कि वह उन्हें माफ कर दे और उन्हें अच्छे से बैठाकर उन्हें पकवान खिलाती है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि बूढ़ी काकी की कथा वस्तु क्रमशः विकसित होते हुए और भी संपूर्ण होती है। अब दूसरे तत्व के आधार पर जानते हैं कहानी कैसी है। जो दूसरा तत्व है वो है पात्र एवं उनका चरित्र चित्रण। दोस्तों, इस कहानी में पात्रों की संख्या भले ही कम है, लेकिन जितने भी पात्र हैं वो अपने दायित्व निर्वाह के प्रति सजग रहे हैं। उनका आचरण एवं व्यवहार समाज की यथार्थ स्थिति का आकलन करने में भी सफल रहा है। इस कहानी की मुख्य पात्र है वो बूढ़ी काकी। कहानी सारी उन्हीं के आसपास घूमती है। एक और कहानी में उसकी वृद्धावस्था की ओर संकेत किया गया है, तो दूसरी ओर स्वादिष्ट भोजन को उनकी कमजोरी बताया गया है। और जो बूढ़ी काकी के आचरण में किसी भी तरह का कोई बनावटीपन नहीं है। उसके बाद दूसरे पात्र हैं पंडित बुद्धिराम, जो बूढ़ी काकी का एक भतीजा है और पैसों का लालची है। कहानी में उसका चरित्र स्वार्थी और लोभी है, जो बूढ़ी काकी से बोलकर उनको बहला फुसलाकर उनसे अपनी जायदाद अपने नाम तो लिखवा लेता है, लेकिन बाद में रोटी के लिए भी उन्हें तरसाता है, उनका अपमान करता है। कहानी की तीसरी मुख्य पात्र है रूपा, जो पंडित बुद्धिराम की पत्नी है। स्वभाव में तीखापन है उसके, लेकिन वो साथ ही साथ भगवान से डरती है और बूढ़ी काकी को झूठी पत्तल चाटते देख ग्लानि से भर जाती है और अपना अपराध स्वीकार करती है। बूढ़ी काकी को अच्छे से भोजन कराती है। दोस्तों, इनके अलावा इस कहानी में पंडित बुद्धिराम के दो बेटे भी हैं, जिनका व्यवहार उस बूढ़ी काकी के प्रति शरारत से भरा हुआ है। कहानी में एक लाडली नाम की पात्रा भी है, जो बूढ़ी काकी का बहुत ध्यान रखती है और अपने भाइयों से छुपकर, अपनी माँ से छुपकर बूढ़ी काकी को भोजन खिलाती है। इस तरह पात्र एवं उनके चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह कहानी एक सफल कहानी है। अब हम जानते हैं इस कहानी का तीसरा तत्व कथोपकथन या संवाद योजना के विषय में। दोस्तों, संवाद जो होते हैं वो किसी भी गद्य की रीढ़ होते हैं। इनसे ही कहानी में स्वाभाविकता एवं वास्तविकता का भाव आता है। यद्यपि हम देखें बूढ़ी काकी नामक कहानी में पात्रों के पारस्परिक संवाद कम ही हैं, लेकिन मन ही मन बात कहना या अपने आप वार्तालाप करना इस तत्व को पुष्ट करने में सक्षम रहा है। बूढ़ी काकी, बुद्धिराम और रूपा जब भी बोलते हैं दूसरा पात्र चुप रहता है, कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन बूढ़ी काकी और लाडली का वार्तालाप आपको मैं बता रही हूँ, आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छा वार्तालाप है। बूढ़ी काकी लाडली से पूछे, जब लाडली उसके लिए भोजन लेकर आती है तो वो उससे पूछती है, क्या तुम्हारी अम्मा ने दिया है? तो लाडली कहते, नहीं, यह मेरे हिस्से का है। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? काकी बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग ला। फिर लाडली कहती है कि अम्मा मुझे मारेगी। तो हम देखते हैं तो संवाद की दृष्टि से भी यह कहानी एक सफल कहानी है। अब चौथा तत्व है देश काल या वातावरण। इनसे ही कहानी की विश्वसनीयता और प्रासंगिकता बनती है। किसी भी कहानी की विश्वसनीयता और प्रासंगिकता देश काल या वातावरण से ही सिद्ध होती है। प्रेमचंद ने इस कहानी में एक ऐसे सामाजिक वातावरण का दृश्य खड़ा किया है जो एक अकेली बूढ़ी काकी के जीवन में नहीं है, ना जाने कितने ही वृद्धों के जीवन में ऐसा होता है। कहानी में जो देश काल है वो भी सजीवता लिए हुए है। भले ही वह पंडित बुद्धिराम और रूपा द्वारा उसे अपमानित और प्रताड़ित करने का हो, या फिर सगाई तिलक समारोह का हो, या फिर बूढ़ी काकी के झूठे पत्तल चाटने का हो, या रात्रि के वातावरण का हो। और जैसे ही रूपा स्वादिष्ट पकवानों से भरा हुआ थाल लेकर काकी के सामने आती है,
तो उस समय जो वातावरण बनता है वह मन को रोमांचित कर देता है। यानी कि देश काल और वातावरण की दृष्टि से आलोच्य कहानी एक सफल कहानी है। पांचवा तत्व है दोस्तों भाषा शैली। यह है भाषा शैली किसी भी भाव की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम माना जाता है। भाषा के अभाव में आप किसी तथ्य को उजागर कर ही नहीं सकते। और प्रेमचंद की भाषा सर्वथा पात्र, देश काल एवं विषय वस्तु के अनुरूप ही रहती है। साधारण से साधारण पाठक जो होते हैं वो भी प्रेमचंद की भाषा को समझने में सफल रहते हैं। और जैसे ही हम शैली की दृष्टि से देखते हैं तो उस दृष्टि से भी यह कहानी एक सफल कहानी है। जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारी आंखों के सामने ही घटित हो रहा है। वर्णन परक शैली भावात्मकता के साथ साथ चित्रात्मकता की प्रवृत्ति लिए हुए है। और कहावतों और मुहावरों के प्रयोग ने इस कहानी को और भी सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। अंतिम तत्व है उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य केवल पाठक या श्रोता के मन को आनंदित करना ही नहीं होता, अपितु जीवन से जुड़ी किसी ना किसी समस्या की और ध्यान खींचना भी होता है। और आलोच्य कहानी एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। इसमें कहानीकार ने बुद्धिराम जैसे लालची और स्वार्थी लोगों के प्रति समाज में घृणा की भावना पैदा की है और साथ ही बूढ़ी काकी जैसे वृद्धों के प्रति मानवता का व्यवहार भी जगाया है। दोस्तों कहानी का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि वृद्ध जनों के प्रति उपेक्षा पूर्ण व्यवहार सर्वथा अनुचित है। तो दोस्तों ये हमने जानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी कहानी की समीक्षा की। अगले अध्याय में हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।